प्यारे मित्रों, अब तक हम लोगों ने 3 काल पढ़ लिया है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। पहला काल आदिकाल, दूसरा काल भक्ति काल और तीसरा रीति काल। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल, जो 1850 से अब तक चल रही है। हिंदी साहित्य इतिहास का चतुर्थ चरण ही आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय 1843 से 1927 ईस्वी तक माना है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने 1843 से 1947 के शुरुआती दौर को आधुनिक काल के रूप में माना है। आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा के संबंध में मुख्यतः निम्न 3 मत प्रचलित माने जाते हैं। पहला मत है 1850 ईस्वी से प्रारंभ। आधुनिक काल के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष होने के कारण स्वीकार किया जाता है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आधुनिक काल में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसलिए उनके जन्म काल से ही आधुनिक काल को स्वीकार किया गया है। आगे है 1857 से प्रारंभ। इस वर्ष भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसके कारण कवियों व लेखकों को लेखन के लिए एक नई विचारधारा प्राप्त हुई। अतः डॉक्टर नगेंद्र जैसे इतिहासकार इसी वर्ष से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। तो नागेंद्र जैसे इतिहासकार, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 से आधुनिक काल के इतिहास का प्रारंभ माना है, क्योंकि इसमें कवियों ने और लेखकों ने अपनी विचारधारा, नई विचारधारा और स्वतंत्र विचारधारा रखी थी और उनसे जुड़ी हुई कविताएं और रचनाएं की थी। 1868 से प्रारंभ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी सर्वप्रथम पत्रिका कवि वचन सुधा, जो 1868 ईस्वी में निकाली थी, इसी पत्रिका के माध्यम से हिंदी के नए युग की शुरुआत हुई। अतः रामचंद्र शुक्ल जैसे इतिहासकार इसी वर्ष से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा कब निकाली? 1868 में, और इसी समय से इसी पत्रिका के माध्यम से हिंदी में नए जगत की शुरुआत हुई। यही कारण है कि शुक्ल ने भी इसी वर्ष से आधुनिक काल के इतिहास का आरंभ माना है। संक्रांति काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समाप्ति काल 1843 एवं आधुनिक काल का प्रारंभिक समय भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कवि वचन सुधा के प्रकाशन वर्ष 1867 ईस्वी को माना है। अतः 1843 से 1867 ईस्वी के बीच के इन 25 वर्षों में हिंदी साहित्य संघर्षशील अवस्था में रहा। इसी अवधि को हिंदी साहित्य का संक्रांति काल माना गया है। संक्रांति मतलब बीच का काल जो होता है। तो रीति काल का समाप्ति काल है 1843, और जो पत्रिका कई वचन सुधा प्रकाशित हुई, इसका प्रकाशन वर्ष है 1868। तो इन दोनों के बीच 25 वर्षों में जो हिंदी साहित्य ने संघर्ष किया है, इसी अवधि को, इसी संघर्षशील अवधि को, अवस्था को हिंदी साहित्य का संक्रांति काल कहा जाता है। और ये किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी रीति काल की जो समाप्ति काल है 1843 के माध्यम से बताया है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कई वचन सुधा के प्रकाशन वर्ष 1868 से माना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिकता शब्द से अभिप्राय है मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण, अर्थात कि मध्यकाल से अलग होकर नवीन लौकिक जीवन में अपने आप को ढालना। ये किनके अनुसार है? डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार है आधुनिकता शब्द का अर्थ। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि जन चेतना एवं जागरूकता का जितना सशक्त स्वर आधुनिक युग के साहित्य में मुखरित हुआ, उतना पहले कभी नहीं हुआ। तो हिंदी साहित्य का दूसरा काल हिंदी साहित्य इतिहास का पहला स्वर्ण काल भक्ति काल को माना गया है। ये आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में भक्ति काल का जब मैंने बनाया था, वहाँ बताया था मैंने। और हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल आधुनिक काल को माना जाता है, क्योंकि ये ऐसा काल है जो जागरूकताओं का काल था,
लोगों को जगाने का काल था और साहित्य के माध्यम से ही ऐसा संभव हो पाया। आधुनिक काल का नामकरण, तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपने माध्यम से आधुनिक काल का अलग अलग नामकरण किया है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? गद्य काल, क्योंकि इस काल में गद्य रचनाएं अधिक हैं। आधुनिक काल में जहाँ रीति काल में, भक्ति काल में पद्य रचनाएं हुई, काव्य रचनाएं हुई, वहीं पर मतलब आधुनिक काल में अधिकतर गद्य शैलियों में रचनाएं की गई। मिश्र बंधुओं ने इस काल का नामकरण किया है वर्तमान काल के नाम से। आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीनों ने आधुनिक काल को आधुनिक काल ही माना है। एक और नाम है डॉक्टर पृथ्वीराज कमल कुलश्रेष्ठ, इन्होंने आधुनिक काल को साहित्य काल कहा है। आधुनिक काल का उपविभाजन, मतलब आधुनिक काल को अलग अलग कालखंडों में बांटा गया। आधुनिक काल को भी डॉक्टर नागेंद्र एवं अन्य इतिहासकारों द्वारा आधुनिक काल को निम्नानुसार उपविभाजित किया गया। तो ये वो उपविभाजन है आधुनिक काल का, जो हमें आगे पढ़ना है, और ये बहुत बड़ा काल है आधुनिक काल। इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे केवल भारतेंदु युग, फिर पढ़ेंगे बाद में जागरण सुधार काल, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के युग से जाना जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग से जाना जाता है, और छायावादी काल, जिसमें जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंद पंत हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रगतिवाद यानी साम्यवादी युग, प्रयोगवाद, नवलेखनवाद, नवजागरण युग, स्वच्छंदता युग, उत्तर स्वच्छंदता युग। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है आपको, ठीक है ना। तो पुनर्जागरण काल जो भारतेंदु युग के नाम से प्रसिद्ध है, वो चला 1850 से 1900 तक। जागरण सुधार काल जो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ध्यान देंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग से चला, ये उनके नाम से चला ये युग। जागरण सुधार काल 1900 से 1920 तक। छायावादी काल 3 कवियों के नाम पे चला, जो प्रसाद पंत निराला हैं, और इसमें एक और महिला कवित्री भी हैं, महादेवी वर्मा, जो 1920 से 1936 तक चला। प्रगतिवाद काल में को साम्यवादी युग कहा गया, जो 1936 से 1943 तक चला। प्रयोगवाद काल जो तार सप्तक युग यानी अज्ञेय जी के युग की बात हम लोग करेंगे प्रयोगवाद काल में, जिसमें 1943 से 1953 तक जो है ये काल चला। नवलेखन काल को नई कविता का युग कहा गया, 1953 से अब तक चल रहा है। डॉक्टर बच्चन ने आधुनिक काल का उपविभाजन निम्न 3 विभागों में किया है। 3 भागों में किया है कि इन्होंने, डॉक्टर बच्चन ने। तो पहला जो काल है उनके अनुसार, डॉक्टर बच्चन के अनुसार, ऐसे तो आपको यही पढ़ना है जो मैंने ऊपर बताया है 1 से 6 तक। डॉक्टर बच्चन का पहला काल है नव जागरण युग, जो उन्होंने आधुनिक काल को बांटा है 1857 से 1920। स्वच्छंदता युग 1920 से 1938। उत्तर स्वच्छंदता युग स्वच्छंदतावाद युग 1938 से अब तक। तो यही आधुनिक काल के अलग अलग उपभाग हैं। इनको खंडों में, आधुनिक काल को अलग अलग खंडों में बांट दिया गया ताकि हम लोग अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतेंदु युग, जो पुनर्जागरण काल से के नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। भारतेंदु युग चला 1850 से 1900 ईस्वी तक। भारतेंदु युग का प्रारंभ हरिश्चंद्र के जन्मकाल 1850, हरिश्चंद्र मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्मकाल 1850 से लेकर सरस्वती पत्रिका के आविर्भाव काल 1900 ईस्वी तक माना जाता है। मतलब इसका प्रारंभ जो है वो कब से शुरू होता है, अभी यहाँ हम लोग प्रारंभ की केवल बात कर रहे हैं। तो 1850 से, इनके जन्मकाल से, हरिश्चंद्र के जन्मकाल से। और समाप्ति काल कब माना जाता है? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष जो 1900 में हुआ था, वहाँ से इसका समापन माना जाता है। इस युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण काल, ठीक है ना, जो 1850 से 1900 तक चला,
ये नाम दिया गया किनके नाम पर? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर, भारतेंदु युग के नाम से चला ये। जो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं, कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, नाम याद रखेंगे आप। रीतिकाल में जो हिंदी साहित्य केवल दरबारी संस्कृति का काव्य बनकर रह गया था, भारतेंदु युग में वह पुनः जन काव्य यानी आम व्यक्ति का काव्य बनने लगा था। अतः डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल कहकर पुकारा है। ध्यान देंगे आप। तो डॉक्टर नागेंद्र ने इस काल को आधुनिक काल के भारतेंदु युग को उन्होंने पुनर्जागरण काल कहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जनता थी, जो आम जनता थी, उनका जागने का कार्य शुरू हो चुका था। और कविताएं जो थीं, जब रीतिकाल में कविताएं लिखी जा रही थीं, तो उसमें जो भी कवि हुए उन्होंने केवल अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी, यानी दरबारी संस्कृति से विवश होकर कविताएं लिखी जा रही थी। वहीं इस काल में जो है पुनः से यानी दोबारा से जो है आम व्यक्तियों के लिए कविताएं बनने लगी, उनको फिर से जगाने के लिए कविताएं बनने लगी। इसीलिए इस काल को नाम दिया गया पुनर्जागरण काल। किस युग की बात कर रहे हैं हम लोग? भारतेंदु युग की बात कर रहे हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल ने इस युग को आदर्शवादी गीति मुक्तब परंपरा काव्य कहकर पुकारा है। ध्यान देंगे। तो डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग जो पुनर्जागरण काल के नाम से है, उसको क्या कहा है? इस युग को आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा काव्य। भारतेंदु युगुन काव्य में प्राचीन व नवीन काव्य प्रवृत्तियों का मिश्रण मिलता है, अर्थात इस काव्य में पहेलियाँ, मुकरियाँ, भक्ति, रीति, श्रृंगार और नीतिपरक सभी प्रकार की काव्य विधाओं का प्रयोग किया गया था। ध्यान देंगे आप कि भारतेंदु युग में प्राचीन यानी पुरानी कविताओं को भी अपनाया गया और नवीन काव्य प्रवृत्तियों का भी स्वागत किया गया। और इसमें निम्न जैसे पहेलियों को भी स्थान मिला है, मुकरियों को भी, जो आपके अमीर खुसरो लिखा करते थे, और भक्ति से संबंधित कविताएं भी जो भक्ति काल में लिखी गई, और रीति काल से संबंधित भी कविताएं जो रीति काल में लिखी गई, श्रृंगारिक काल जिसको रीति काल से जो प्रसिद्ध है, और नीतिपरक जो आधुनिक काल की विशेषता रही। इन सभी अलग अलग विषयों पर जो है और अलग अलग कालखंडों पर जो है कविताएं लिखी गई हैं, अलग अलग विधाओं पर। खड़ी बोली से संबंधित विविध तथ्य, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका। आधुनिक काल मतलब खड़ी बोली, जहाँ पर आप रीतिकाल के बारे में आपने पढ़ा था कि रीतिकाल में ब्रज भाषा जो है साहित्य की भाषा के रूप में प्रसिद्ध थी, और जहाँ पर भक्ति काल में आपकी जो भाषा थी वो क्या थी? अवधी भाषा के रूप में साहित्यिक रचनाएं हो रही थीं। वहीं पर आपकी प्राचीन यानी आपकी आदि काल में जो है संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, अपभ्रंश में, इनमें रचनाएं हो रही थीं। उसी तरीके से हमारे आधुनिक काल में खड़ी बोली की परंपरा की शुरुआत हुई। तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? अमीर खुसरो। तो मुस्लिम कवि का नाम ये ना सुनकर ये ना समझें कि ये खड़ी बोली नहीं बल्कि उर्दू भाषा के कवि हैं। जी नहीं, इन्होंने खड़ी बोली को उचित और सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाया। इन्होंने अमीर खुसरो ने, जिनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ हम लोग पढ़ते हैं। उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाने वाले प्रथम साहित्यकार है गंग भाट। ध्यान देंगे आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैं बता रहा हूँ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं अमीर खुसरो खड़ी बोली के, ठीक है। और वहीं उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाया किन्होंने? सबसे पहले प्रथम साहित्यकार कौन है? गंग भाट, 17वीं शताब्दी में। और इनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये गद्य काव्य है। ध्यान देंगे आप, ये पद्य काव्य नहीं बल्कि गद्य काव्य है। तो उत्तर भारत में किन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाया? तो गंग भाट ने बनाया। रचना उनकी क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा। और वहीं दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य रचना करने वाले साहित्यकार कौन हैं? मुल्ला वजही।
1605 से 1660 तक किया इन्होंने। और रचना इनकी क्या है, सबरस है, कुतुब मुश्तरी है। तो ऐसे ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन हो सकता है जैसे उत्तर भारत में खड़ी बोली का साहित्य का माध्यम बनाया हमारे गंग भाट ने, वही दक्षिण भारत में ही पूछा जा सकता है, तो वो हैं मुल्ला वजही। आचार्य शुक्ल के अनुसार शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। शुक्ल जी की जो लेखनियाँ हैं, कथनें हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इनको जरूर ध्यान देंगे आप। तो शुक्ल जी ने शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली का प्रथम लेखक इन्हें कहा है राम प्रसाद निरंजनी को। और इनकी रचना का नाम क्या है, भाषा योग वशिष्ठ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। रचना काल है इनका 1741। ये पटियाला दरबार में रहते थे और वहाँ की महारानी को कथा बाँचकर सुनाया करते थे। कौन, राम प्रसाद निरंजनी। आचार्य शुक्ल के अनुसार शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले दूसरे लेखक कौन थे, पंडित दौलत राम, ठीक है ना। पंडित दौलत राम जिन्होंने शुद्ध खड़ी बोली का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। कौन है वो, दौलत राम हैं, पंडित दौलत राम। उनकी रचना है पद्म पुराण। इन्होंने हरिशेणाचार्य द्वारा रचित जैन पद्म पुराण का खड़ी बोली में अनुवाद किया। किन्होंने, जिनकी बात हम लोग अभी कर रहे थे, पंडित दौलत राम की बात कर रहे थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली की सर्वप्रथम रचना कौन है, एकांत वासी योगी। ध्यान देंगे आप। शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली की सबसे पहली रचना है एकांत वासी योगी। इसके लेखक हैं पंडित श्रीधर पाठक। पंडित श्रीधर पाठक हैं इसके लेखक। खड़ी बोली हिंदी का एक अन्य नाम क्या है, कौरवी। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है, कौरवी। और भी अन्य नामों से पुकारा जाता है खड़ी बोली को। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा भी कहा गया है। तो उदंत मार्तंडे जो पहली पत्रिका है खड़ी बोली की, उसमें खड़ी बोली को कौन नाम से पुकारा गया है, मध्य देशीय भाषा। खड़ी बोली गद्य रचना के प्रवर्तन व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्थाएं। तो कौन है वो संस्था, फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में है, और इसका स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे आप। खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्था है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, और यह स्थापना वर्ष 1800 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली गद्य का प्रवर्तन करने वाले 4 प्रमुख लेखक, ध्यान देंगे आप। तो 4 लेखक कौन कौन है जिन्होंने 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली गद्य का प्रवर्तन, यानी खड़ी बोली को गद्य का रूप बनाया, गद्य की भाषा बनाई। तो वो हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के ये 4 लोग। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज के 2 जो नाम दिए गए हैं, सदल मिश्र और लल्लू लाल, है ना। ये दोनों जो थे फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर थे। कौन, सदल मिश्र और लल्लू लाल भाषा मुंशी के पद पर थे। तो सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान, अन्य नाम है चंद्रावती। लल्लू लाल जी का है प्रेम सागर जो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो प्रेम सागर को ही खड़ी बोली गद्य का पहला जो है आपका लेखन माना गया है, साहित्य माना गया है। अन्य 2 लेखक हैं वो भी फोर्ट विलियम कॉलेज जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों बाहरी थे, ये दोनों भाषा मुंशी नहीं थे। तो इसमें कौन कौन है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज इनका पूरा नाम है, और इन्होंने रचना की थी सुख सागर की। सदा सुखलाल सुख सागर याद करेंगे ऐसे। सैयद इंशाह अल्लाह खान इन्होंने लिखा था रानी केतकी की कहानी, और रानी केतकी का कहानी को उदय भान चरित भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये कहानी यानी ये रचना जो है उदय भान चरित के नाम से भी प्रतिष्ठित है। इस कहानी को उदय भान चरित नाम से भी जाना जाता है, मैंने बता दिया आपको। इन 4 लेखकों में मुंशी सदा सुखलाल नियाज का गद्य सबसे अधिक व्यवस्थित और व्यवहारोपयोगी माना जाता है। तो 4 लेखक हैं, सदल मिश्र, लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल,
सैयद इंशाअल्लाह खान, लेकिन इन चारों में मुंशी सदा सुखलाल, जिनकी रचना है सुख सागर, इनके गद्य को सबसे अधिक व्यवस्थित यानी क्रमबद्ध तरीके से इन्होंने गद्य लिखा और व्यवहार में उपयोग करने के लिए गद्यात्मक रचनाएं इन्होंने की हैं। इनकी भाषा अन्य तीनों लेखकों की तुलना में मानक हिंदी के अधिक निकट मानी जाती है, यानी मानकीकरण जो हिंदी का हुआ उसके सबसे निकट इनकी भाषा है किनकी, आपकी मुंशी सदा सुखलाल की। हिंदी के लिए खड़ी बोली नामकरण सर्वप्रथम मुंशी लल्लू लाल द्वारा प्रेम सागर ग्रंथ की भूमिका में किया गया। तो हिंदी भाषा के लिए खड़ी बोली का नामकरण किन्होंने किया, मुंशी लल्लू लाल ने, जिन्होंने अपने प्रेम सागर ग्रंथ में ये भूमिका में इन्होंने लिखा है। गिल क्राइस्ट है ना, जॉन अब्राहम गिल क्राइस्ट पूरा नाम है। तो गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा है। टकसाली भाषा किन्होंने कहा बताइए, गिल क्राइस्ट ने कहा है। किसे कहा है, खड़ी बोली को। कविता में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का सशक्त आंदोलन सर्वप्रथम अयोध्या प्रसाद खत्री ने चलाया था। तो जब कविता रीतिकाल में लिखी जा रही थी तो उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग अत्यधिक होता था, लेकिन आधुनिक काल में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने वाले और आंदोलन करने वाले सर्वप्रथम कौन हैं, अयोध्या प्रसाद खत्री, जिन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। सन 1887 ईस्वी में खड़ी बोली का पद्य शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसके द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस आंदोलन में अपूर्व सहयोग प्रदान किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। 1827 खड़ी बोली का पद्य किसका है, ये पुस्तक बताइए। ये है अयोध्या प्रसाद खत्री जी का। और इस आंदोलन में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी अपना योगदान दिया। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी एवं मूर्ख कहकर पुकारा है। तो रत्नाकर जी ने खड़ी बोली के जो भी समर्थक थे उनको क्या कहा है, हठी यानी ज़िद्दी और मूर्ख कहा है। भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, तो ये जो पुनर्जागरण काल है, जो आधुनिक काल का पहला खंड है आपका, इसकी प्रवृत्तियाँ क्या क्या है। तो पहली प्रवृत्ति है राष्ट्रीय जागरण, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। नव जागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, ध्यान दीजिए। भक्ति भावना मतलब देश के लिए भावना। ठीक है, भक्ति काल वाली भक्ति भावना नहीं जहाँ पर राम कृष्ण इन सब की भक्ति की जाती थी। यहाँ भक्ति भावना का मतलब क्या हुआ, देश के लिए भावना। प्रकृति वर्णन, जहाँ पर रीति काल में भी ये बातें कही गई हैं। तो आधुनिक काल रीति काल के बाद ही तो आई ना, तो कुछ तो प्रभाव रहेगा ही आधुनिक काल में रीति काल का। समस्या पूर्ति यानी समस्याओं का निवारण किया गया इसमें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि समस्या पूर्ति किस युग की प्रवृत्ति है। तो ये है भारतेंदु युग की प्रवृत्ति। ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन लोग। हास्य व्यंग, इसमें हास्य व्यंग की प्रवृत्ति भी जुड़ी हुई है। और श्रृंगारिकता, जबकि श्रृंगारिकता आपकी रीतिकाल की प्रवृत्ति रही है, लेकिन इसमें भी श्रृंगारिकता का प्रयोग है। अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे तो जानेंगे। डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग के काव्य को क्या कहा है, आदर्श मुक्तक गीति परंपरा काव्य। तो हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, तो ये गणपति चंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनके काव्य को, भारतेंदु युग के काव्य को आदर्शवादी मुक्तक गीति परंपरा काव्य। देखिए जो भी कथन आएंगे ना उसमें डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल होंगे, रामचंद्र शुक्ल होंगे, डॉक्टर नागेंद्र होंगे। यही तीन लोग ज़्यादा प्रसिद्ध हैं कथन कहने में। ठीक है, तो इनके कथनों को याद करना होगा थोड़ा आपको। लिख लिख के भी याद होता है, सुन सुन के भी याद हो जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि पुनर्जागरण काल के यानी भारतेंदु युग के प्रमुख कौन कौन से कवि हुए। तो आपको पता होगा कि भारतेंदु युग किनके नाम पर रखा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। तो सबसे पहले हम लोग उनकी ही बात करते हैं। तो इनका जन्म काल पता है आपको, 1850 में। जन्म स्थान काशी है और वैश्य परिवार में जन्म हुआ इनका। मृत्यु 1885 में हुई और मात्र 15 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, मात्र 35 वर्ष में। ठीक है, 35 ईयर्स में ही इनकी मृत्यु हो गई। पिता का नाम इनका है बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास। इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात कर रहे हैं हम लोग।
ये इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीर चंद की वंश परंपरा में उत्पन्न हुए माने जाते हैं। गोपाल चंद्र गिरधर दास नाम याद रखेंगे क्योंकि इन्होंने भी कुछ रचनाएं की हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास। और मूल नाम यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम क्या है? हरिश्चंद्र है। और इनको उपाधि के रूप में भारतेंदु नाम मिला है। ठीक है, इनका मूल नाम केवल हरिश्चंद्र ही था, लेकिन उपाधि के रूप में भारतेंदु मिला, इसीलिए पूरा नाम क्या हो गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्यों मिला भारतेंदु उपाधि? डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार उस समय के पत्रकारों एवं साहित्यकारों ने 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो भारतेंदु का अर्थ क्या होता है? भारत का चंद्रमा, यानी भारत जोड़ इंदु अर्थात भारत का चंद्रमा। अब बात भी सही है, आधुनिक काल में जो रचनाएं हुई उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतेंदु युग से ही दिखाई पड़ता है। इनका मुख्य व्यवसाय था पत्रकारिता, जर्नलिस्ट ये थे, जर्नलिज्म करते थे। संपादन कार्य इनके द्वारा निम्नलिखित 3 पत्रिकाओं का संपादन यानी एडिटिंग का काम जो संपादक करते हैं ना, वही इन्होंने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये ध्यान रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहली जो पत्रिका थी जिसका नाम है कवि वचन सुधा, तो ये पत्रिका कब प्रकाशित हुई? 1868 में। और ये मंथली भी आती थी यानी हर महीने, पाक्षिक यानी हर 3 महीने में, और साप्ताहिक यानी हर सप्ताह में। हरिश्चंद्र चंद्रिका एक इन्हीं की रचना है, ये इन्हीं का पत्रिका है। 1873 में प्रकाशित हुई है और ये मंथली यानी मासिक पत्रिका है। ये शुरुआती 8 अंकों का यह पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से प्रकाशित हुई थी। ध्यान देंगे, 8 अंकों तक, मतलब 8 पत्रिकाएं, 8 अंक निकल चुके थे। और इन 8 अंकों में यह पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से नहीं बल्कि हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से प्रकाशित हुई। लेकिन 9वें अंक में इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन का, और क्या रख दिया गया? हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ है। ठीक है ना, परिष्कृत मतलब सुधारा हुआ रूप, मतलब शुद्ध रूप। तो हिंदी गद्य का शुद्ध रूप इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ है, क्योंकि मैगजीन तो अंग्रेजी वर्ड था, अंग्रेजी शब्द था, चंद्रिका हिंदी शब्द थी। बाला बोधिनी ये भी पत्रिका है और ये भी मासिक पत्रिका है। 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बाला मिस बाला यानी बालिकाओं। ठीक है, तो यह स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका मानी जाती है। ये तीनों पत्रिकाएं काशी यानी बनारस से प्रकाशित होती थी। तो ये ध्यान देंगे आप। ठीक है ना, तो ये 3 पत्रिकाएं हैं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी। और इनका प्रकाशन वर्ष भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। तो 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी 1874 में। ठीक है, प्रमुख रचनाएं की बात हम लोग करते हैं। अपने 35 वर्ष के अल्पकालीन यानी कम उम्र में भी भारतेंदु जी के द्वारा हिंदी साहित्य की लगभग प्रत्येक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई गई। मतलब अलग अलग गद्य शैलियों में, पद्य शैलियों में इन्होंने रचनाएं की हैं। इसके लिए हिंदी साहित्य जगत सदैव उनका ऋणी यानी आभारी रहेगा। इनकी समस्त रचनाओं की संख्या 175 के लगभग है। ध्यान देंगे आप, इतनी कम आयु में इन्होंने इतनी रचनाएं लिख दी। नाट्य रचनाएं, मैंने बताया आपको कि उन्होंने अनेक गद्य शैलियों में रचनाएं की हैं। तो नाट्य रचनाओं की हम लोग बात करते हैं, यानी नाटकों की बात करते हैं। भारतेंदु जी के द्वारा अनुदित यानी ट्रांसलेट एवं मौलिक यानी उनका ओरिजिनल अपना। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे नाटक हैं जिन नाटकों का भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया? अनुवाद किया, यानी दूसरे के नाटकों का, दूसरे लेखकों के नाटकों का उन्होंने अपनी भाषा में अनुवादित किया, ट्रांसलेट किया। और वहीं उन्होंने कुछ रचनाएं नाटकों की खुद से की, तो उनको ही मौलिक रचना कहा गया। ठीक है, तो इनकी अनुदित और मौलिक रचनाएं मिलाकर कितनी हैं? 17 नाटक लिखे गए हैं। तो इन्होंने 17 नाटक लिखे हैं जिनमें अनुदित भी हैं और मौलिक भी हैं, जिसमें से 8 अनुदित यानी ट्रांसलेट हैं और 9 मौलिक हैं। मतलब 9 ऐसी रचनाएं हैं जिन्होंने खुद लिखी हैं, 9 नाटक खुद लिखे इन्होंने। यहाँ देखिए लिखा भी है यहाँ पर
अनुदित नाटक मतलब क्या होता है? ट्रांसलेटेड ड्रामाज, ठीक है, जो 8 लिखी इन्होंने, और 9 तो खुद अपनी मौलिक रचनाएं इनकी रहीं। तो जो 8 रचनाएं हैं जो इन्होंने ट्रांसलेट की हैं, 8 नाटक, वो यहाँ देखिए सीधा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लिखते जाइए आप। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं पढ़ते हैं हम लोग जो अनुदित रहीं। तो पहला नाटक है ट्रांसलेटेड ड्रामास विद्या सुंदर, और दूसरा है रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु। तो ये उनकी जो हैं अनुदित नाटकें हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और इनके विषय में और बहुत कुछ दिया हुआ है, इसको भी आप लोग खुद से पढ़ लें। लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो आपका जो देख रहे हैं आप, ये कर्पूर मंजरी, यह कांचन कवि द्वारा रचित लिखी गई थी ये नाटक। और भारत जननी, यह इनका गीति नाट्य है जो संस्कृत से हिंदी में अनुवादित हुआ, मतलब ये पहले संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है ना। और उसके बाद है मुद्रा राक्षस, तो ये जो नाटक है ये विशाख दत्त जी का नाटक है, ठीक है, ये विशाख दत्त जी का नाटक है, मौलिक नाटक है उनका, जिनका संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया गया, किनके द्वारा? भारतेंदु जी के द्वारा। आगे है दुर्लभ बंधु, और यह नाटक है शेक्सपियर का, ठीक है ना, और अंग्रेजी नाटककार थे शेक्सपियर, आपने नाम सुना भी होगा। और किस नाम से छपा था उसमें? मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाम से। तो ये ध्यान रखेंगे आप। फिर और भी बहुत कुछ है, तो ये आप देख सकते हैं। पाखंड विडंबन भी है, यह संस्कृत में कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के 3 अंक का अनुवाद है। रत्नावली है, तो यह संस्कृत नाटिका रत्नावली के नाम से है। धनंजय विजय मैंने बता दिया। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे, तो ये नाटक का नाम रखेंगे, ऐसे इतना डीपली पूछता नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ है जो मैंने आपको बता दिया। तब हम लोग जानेंगे उनकी मौलिक जो रचनाएं, यानी मौलिक जो नाटक हैं कितने हैं, तो मैंने बता दिया 9 हैं, जिसमें पहला है वैदिक हिंसा न भवति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1873 में प्रकाशित हुई, और ये एक प्रहसन है, ठीक है। इसके विषय में आपको नीचे शायद दिया होगा, प्रहसन किसे कहते हैं, अगर नहीं दिया तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो प्रहसन है ये क्या? वैदिक हिंसा न भवति। इसमें पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है, मतलब हिंसा नहीं अच्छी लगती है, तो हिंसा मतलब पशु बलि, ठीक है। तो पशु बलि प्रथा का इसमें विरोध किया गया है, इसमें वैदिकी हिंसा न भवति। तो ये आपकी उनकी मौलिक नाटक है, ध्यान देंगे आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सत्य हरिश्चंद्र, इसमें 1875 में ये रचना हुई। इसमें असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन है, तो नाम से पता चल रहा है। आगे है श्री चंद्रावली नाटिका, और ये प्रकाशित हुई 1875 में। इसमें प्रेम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विशस्य विस्मौषधम, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये भाण है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको कि वैदिकी हिंसा भवति, ये प्रहसन है, वैसे ही विशस्य विस्मौषधम 1876 में जो रचना हुई, ये भाण है, ठीक है। यह देशी राजाओं की कुचक्र परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया था। मतलब जब देशी राजा जो है ना कुचक्रपूर्ण में, मतलब अंग्रेज़ों के कुचक्र में फंस गए थे, तो उनकी परिस्थिति को, कंडीशन को दिखाने के लिए रचना रची गई थी, विशस्य विस्मौषधम। और ये क्या है? भाण है ये। भारत दुर्दशा जो नाट्य रास है, ध्यान देंगे आप, बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो भी ये आप देख रहे हैं जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, ये सब कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये कैसा नाटक है? ये तो नाट्य रास से है, ध्यान देंगे। 1880 में प्रकाशित है ये। इसमें अंग्रेजी राज्य में भारत की दशा का चित्रण है। यह नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। तो ये प्रभावित किससे है? प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। कौन सी रचना? भारत दुर्दशा, जो एक नाट्य रासक है। नील देवी
1881 गीति रूपक है ये। यह पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया है। इसमें भारतीय नारी के आदर्शों की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेरबाजी, टके शेर खाजा। तो ये आपकी रचना लिखी गई 1881 में और ये प्रहसन है और इसको 6 दृश्यों में दृश्यांकन किया गया है। कितने दृश्यों में? 6 दृश्यों में अंधेर नगरी का दृश्यांकन किया गया है या नाटक का प्रदर्शन किया गया है। इसमें भ्रष्ट शासन तंत्र पर व्यंग्य किया गया है कि हमारा जो शासन है कितना भ्रष्ट है और यहाँ के जो राजा हैं वो कितने मूर्ख हैं, इस पर व्यंग्य है। ये आपने पढ़ा भी होगा। ये कविता के रूप में भी है, नाटक के रूप में भी है। प्रेम जोगिनी, तो ये भी इनका नाटक है, ये नाटिका है। ये क्या है? नाटिका। इसमें तीर्थ स्थानों पर होने वाले कुकृत्यों का चित्रण किया गया है कि तीर्थ स्थलों, जो पवित्र स्थलों में जो है जो कुकृत्य होते हैं, गलत कार्य जो होते हैं, उसका चित्रण किसमें है? प्रेम जोगिनी में। सती प्रताप जो प्रकाशित हुई 1883 में, ये गीति रूपक है। ध्यान देंगे आप, क्या ये गीति रूपक है और यह इनका अधूरा नाटक है। कौन सा? सती प्रताप। इस नाटक को बाद में राधा कृष्ण दास द्वारा पूरा किया गया। तो सती प्रताप को किसने पूरा किया? राधा कृष्ण दास ने। तो आइए हमने पढ़ लिया 9 जो उनकी रचनाएं थीं, जो क्या हैं बताइए? जो मौलिक हैं, मौलिक मतलब मौलिक नाटक जो हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं। वैदिक हिंसा न हिंसा भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशस्य विस्मौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी और सती प्रताप। अब हम लोग बात करेंगे उनकी काव्यात्मक रचनाओं की। तो हमने अभी बात की गद्य रचनाओं की ना, जो केवल नाटक की, हमने नाटक विधा की बात की। अब हम लोग बात करेंगे काव्यात्मक रचनाओं की। तो इनकी काव्यात्मक रचनाओं की संख्या है 70। कितनी है? 70 है। देख लीजिए, इतना 70, ठीक है। ये उनकी रचनाएं हैं और हम लोग कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की बात ही करेंगे क्योंकि सब की बात करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसे कि कौन कौन रचनाएं हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख सकते हैं, लेकिन इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो जो रचनाएं आती हैं वो मैंने अंडरलाइन की है, टिक मार दिया है। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, विनय प्रेम पचासा, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणु गीतिका, मधु मुकुल बकरी बिलाप, ठीक है। बकरी बिलाप ये कई बार पूछा गया है। दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, ये भी कई बार पूछा गया है। प्रबोधिनी, ये कई बार पूछा गया है। कृष्ण चरित पूछा गया है। रामलीला पूछा गया है। आपका भक्त सर्वस्व पूछा गया है। होली भी पूछा गया है। उसके बाद नए ज़माने की मुकरी भी पूछा गया है। बंदर सभा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। और भारत भिक्षा। तो ये उनकी रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं, कविताएं, और पढ़ ले आप खुद भी। हम लोग जानते हैं इनकी प्रबोधिनी रचना, ठीक है, जिसकी हम लोगों ने ऊपर बात की। अभी यहाँ पर मैंने बात किया होगा, देखिए है ना, 16 नंबर में प्रबोधिनी मैंने टिक लगाया है ना, जो इम्पोर्टेंट है। तो प्रबोधिनी रचना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष प्रेरणा देने वाली रचना है। कई बार पैसे पूछा जाता है, ठीक है ना, कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष प्रेरणा देने वाली रचना कौन सी है। तो प्रबोधिनी है या बकरी है या दशरथ विलाप है, फूलों का गुच्छा है। तो आपको तो याद होना चाहिए ना कि कौन सी रचना की कौन सी विशेषता है, वो क्यों रची गई है। दशरथ विलाप एवं फूलों का गुच्छा ये भी उनकी काव्य रचना है, जिसमें ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। हिंदी इनकी सभी काव्य रचनाओं को भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित किया गया है।
पहले भाग में एकत्रित किया गया है किस नाम से? भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से। भक्त सर्वस्व, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य एवं उत्तरार्ध भक्तमाल आदि ग्रंथ इनके विशुद्ध भक्ति भाव से ओतप्रोत ग्रंथ माने जाते हैं। तो कुछ ग्रंथ हैं कौन कौन से? भक्त सर्वस्व, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य एवं उत्तरार्ध भक्तमाल, ठीक है ना। देवी छद्म लीला, तन्मय लीला आदि में कृष्ण के विविध रूपों को प्रस्तुत किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग इनके उपन्यास की, भारतेंदु जी की। तो पहला उपन्यास हमीर हट बहुत महत्वपूर्ण है। सुलोचना, रामलीला, शीलवती, सावित्री चरित्र, तीन में हमीर हट, सुलोचना और रामलीला, ये तीनों उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं। उसके बाद बारी आती है निबंध की। तो निबंध की रचनाएं हैं कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, सबे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, जयदेव, बंग भाषा की कविता, ठीक है। तो ये उनके निबंध संग्रह हैं। आगे ही इतिहास ग्रंथ, ये भी इम्पोर्टेंट है, कश्मीर कुसुम और बादशाह। अब विशेष तथ्य हम लोग जानते हैं, ये हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। मतलब हिंदी गद्य साहित्य का जन्म भारतेंदु से ही हुआ, ये ध्यान रखेंगे आप। क्योंकि आधुनिक काल में जैसे प्रवेश आधुनिक काल में साहित्य होता है तो भारतेंदु युग की शुरुआत हो जाती है। इनके द्वारा हिंदी लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्या पूर्ति के लिए कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की गई। मैंने आपको बताया था समस्या पूर्ति किसे कहते हैं ना। यहाँ देख लीजिए, ये भारतेंदु युग की ये प्रवृत्ति थी समस्या पूर्ति, यहाँ पर आ गया ना। तो इनके द्वारा हिंदी लेखकों की जो समस्याएं थीं उनकी समस्या के समाधान करने के लिए एक सभा की स्थापना की गई, इसका नाम था कविता वर्धिनी सभा। इनके द्वारा 1873 में तदीय समाज की स्थापना भी की गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई 1873 में। इन्होंने हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल में लक्ष्मण पात्र की भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। लक्ष्मण जी की भूमिका निभाई थी भारतेंदु जी ने। नाटक क्या था? जानकी मंगल। ये इनका नहीं लिखा हुआ है, ये लेखक हैं कौन बताइए? शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी। इन्होंने इस नाटक में केवल क्या किया था? अभिनय किया था। ये रसा उपनाम से भी लेखन कार्य करते हैं। भारतेंदु जी का एक और नाम है रसा, इसी उपनाम से लेखन करते हैं, ये ध्यान रखेंगे ये भी आप। रसा एक और लेखक है, अब्र के नाम से भी करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अब्र के नाम से कौन से लेखक कार्य करते हैं उपनाम से। इन्होंने वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब जितना भी आप यहाँ टिक लगा देख रहे हैं ना, वो सब किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं पूछा गया हो। इन्होंने मातृभाषा यानी राष्ट्रभाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। कहने का मतलब है कि जब तक हम लोग अपनी भाषा से प्रेम नहीं करेंगे तब तक हमारी भाषा उन्नति नहीं होगी हमारी भाषा की। और बिना निज भाषा के ज्ञान के यानी अपनी भाषा के ज्ञान के जो है हिया को सूल, मतलब जो हृदय का जो दुख है, जो सूल मतलब कांटा जो है, जो दुख है वो दूर नहीं होगा। तो ये उन्होंने अपने हमारी राष्ट्रभाषा की प्रशंसा में लिखा था भारतेंदु जी ने, और ये कथन कई बार पूछा गया है। ये 11 वर्ष की अल्पायु में ही कविता लिखने लग गए थे, ओनली 11 ईयर्स में। 15 वर्ष की अवस्था में वे अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए। यहीं उसी यात्रा में उनका परिचय बंगला साहित्य कोई नवीन प्रवृत्तियों से हुआ। अपनी अति उदारता के कारण ही वे अपने पूर्वजों की संपत्ति लुटाकर दरिद्र हो गए। मतलब बहुत उदार थे, जो उनसे कोई मांग लेता था दे दिया करते थे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्यकारों की, कवियों की और दीन दुखियों की क्या करते रहे? सहायता। ये कितने अच्छे इंसान। इनकी कालचक्र रचना के अनुसार हिंदी 1873 में नए चाल में ढली, ठीक है ना। 1873 तक हिंदी का जो है कायापलट हो गया। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये केवल नर प्रकृति के कई माने गए हैं, ठीक है, नर प्रकृति के। इनमें बाहरी प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता है। इन्होंने खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकरियाँ भी लिखी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना।
खुसरो जिस तरह से पहेली और मुकरी लिखते थे, भारतेंदु ने भी लिखी है। दूसरे भारतेंदु युग के कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है ना। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन पूरा नाम है। कई बार पूरा नाम पूछ देते हैं कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, तो ये ध्यान देंगे, या आप पूछ देते हैं कि इनका उपनाम क्या है, तो प्रेमघन है। और एक उपनाम है, नीचे भी पता चलेगा आपको। तो जन्म काल है 1855 में, मृत्यु है 1923 में, और जन्म स्थान है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ इनका, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो मैंने टिक लगा दी हैं, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा और प्रेम पीयूष वर्षा, और भी तो बहुत है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं अगर आपको मन हो तो। नाटक इनकी कौन कौन सी हैं देखिए, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, वीरांगना रहस्य महानाटक, वैश्या विनोद महानाटक है ये। इनकी लालित लहरी रचना में, ठीक है ना, लालित लहरी रचना में वंदना संबंधी दोहों को शामिल किया गया है। इनकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेमघन की बात कर रहे हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और ब्रिज चंद पंचक रचना में उनकी भक्ति भावना भी व्यक्त हुई है। इनकी समस्त काव्य रचनाओं का संकलन प्रेमघन सर्वस्व संग्रह के प्रथम भाग में प्रकाशित किया गया है। इनके द्वारा नागरी नीरद, ये इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट आ गया इनके बारे में, प्रेमघन जी के बारे में। नागरी नीरद जो 1893 में प्रकाशित हुई साहित्यिक पत्र था। पत्र मतलब क्या होता है? पत्र मतलब न्यूज़पेपर हुआ ना। तो नामक साप्ताहिक पत्र से एक सप्ताह में, पत्रिका शायद होगा ना, क्योंकि पत्र नहीं हो सकता है, पत्र तो डेली निकलता है। और आनंद कादम्बिनी, ठीक है ना, कादम्बिनी 1881 में प्रकाशित हुई है। एक मासिक पत्रिका का संपादन कार्य किया, ठीक है, ध्यान देंगे आप। 2 पत्रिकाएं, पहली पत्रिका है नागरी नीरद 1893, दूसरी है आनंद कादम्बिनी 1881। और प्रकाशक स्थल का प्रकाशन स्थल है मिर्ज़ापुर, यूपी में है ये। देख लीजिए, आ गया। मैंने जो पूछा था आपसे कि कौन है वो जिन्होंने अब्र के नाम से कविताएं लिखी उपनाम से, तो वो हैं प्रेमघन जी। तो इन्होंने अब्र उपनाम से उर्दू काव्य में, ध्यान देंगे आप, उर्दू कविताओं में लेखन कार्य किया। एक बार दादा भाई नौरोजी को विदेश में काला कहकर पुकारा गया था, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इन्होंने एक शोभपूर्ण कविता भी लिखी थी। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी में समालोचना का सूत्रपात एक प्रकार से बालकृष्ण भट्ट एवं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा ही किया गया। ध्यान देंगे आप, शुक्ल जी का ये कथन है कि हिंदी में समालोचना का सूत्रपात किन्होंने किया है? 2 लेखकों ने। पहले हैं बालकृष्ण भट्ट, दूसरे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनको छंदों में यति भंग मिलता है। इनके छंदों में क्या मिलता है? यति भंग। आपने छंद पढ़ा होगा तो यति जानते होंगे, यति गति ये सब आप। अगले हैं कवि, आपके लेखक हैं भारतेंदु युग के प्रताप नारायण मिश्र। 1856 में जन्म हुआ, बैजे गांव में हुआ, जिला उन्नाव, ये भी यूपी में पड़ता है। बाद में इनका परिवार कानपुर जाकर बस गया और शिक्षा दीक्षा कानपुर से ही हुई। मृत्यु 1894 में। अब कुछ रचनाएं देख लीजिए आप इसमें, प्रेम पुष्पावली, मन की लहरी, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास, रसखान शतक, तो ये इम्पॉर्टेंट है। प्रताप लहरी भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इनके नाटकों की बात करते हैं। तो इनके नाटकों की बात हम लोग कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र की। तो प्रताप नारायण मिश्र के नाटक की बात कर रहे हैं हम लोग। संगीत शाकुंतल, ठीक है, दूसरा है कली कौतुक रूपक, तीसरा है हठी हमीर, चौथा है भारत दुर्दशा, गो संकट, कली प्रभाव, जुआरी खुआरी, जो प्रहसन है। तो हठी अमीर कई बार पूछा गया है, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है ये।
इसमें अलाउद्दीन की रणथंभौर पर चढ़ाई का वृत्तांत लेकर लिखा गया नाटक है ये। इनका भारत दुर्दशा भी इन्हीं की रचना है। इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका जो कानपुर से प्रकाशित होती थी, मासिक पत्रिका थी, उसका संपादन काम संभाला है। बहुत पूछा गया है। तो प्रताप नारायण मिश्र की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका में संपादन कार्य किया। किसी नाटक में अभिनय करने के लिए इन्होंने अपने पिता से मूछ मुड़वाने की आज्ञा भी ले ली थी। अपने हरगंग कविता के कारण इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। कौन सी कविता? हरगंग। ये हिंदी के बड़े हिमायती थे। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा इनके द्वारा ही दिया गया है। प्रताप नारायण मिश्र ने नारा दिया है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। अपने ब्राह्मण पत्रिका के ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते थक जाने पर इन्हें कभी इन शब्दों से याचना करनी पड़ी कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। प्रताप लहरी ये इन्हीं की रचना है। इनके द्वारा रचित प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये सहज चटुल शैली के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। ये कानपुर की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से भी जुड़े हैं। इन्होंने लावणी और आल्हा जैसे लोक प्रचलित शैलियों का भी कविताओं में प्रयोग किया है। तो ये शैलियां हैं लावणी और आल्हा, जिनका प्रयोग प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी कविताओं में किया है। आचार्य शुक्ल ने इनको क्या कहा है? हिंदी का एडिशन। किनको? प्रताप नारायण मिश्र को कहा है। अब और हैं आगे ठाकुर जगमोहन सिंह। इनके बारे में आप खुद पढ़ें, क्योंकि उतना इनके बारे में पूछा नहीं गया है, फिर भी आप पढ़ लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद है अंबिका दत्त व्यास। फिर हैं बालकृष्ण भट्ट। फिर है राधा कृष्ण दास। फिर है लाला श्रीनिवास, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त और अन्य जो कवि हैं वे लिखा हुआ देखिए। तो कुछ मैं बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि समय कमी है हमारे पास, ठीक है। तो आइए, तो ये हमने बात कर ली, ये बालकृष्ण भट्ट अभी हमने बात की किनके बारे में? प्रताप नारायण मिश्र के बारे में बात की थी ना हमने, ठीक है। कहाँ गया ये? तो अब हम लोग केवल रचनाओं की बात करेंगे। तो ठाकुर जगमोहन की रचना है प्रेम संपत्ति, लता, श्यामलता, श्याम सरोजनी, देवयानी, श्यामा, स्वप्न, ऋतु संहार, मेघदूत। तो ये किनकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह की। अंबिका दत्त व्यास की बात करेंगे क्योंकि ये रचनाएँ पूछी जाती हैं इनके बारे में, ठीक है। कोई ऐसा कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है, जहाँ होगा मैं बता दूंगा। पावस 50 सुकवि सत्सई, हो होरी, ये इम्पोर्टेंट है। हो होरी पूछा गया है। कंसवध भी पूछा गया है कई बार अंबिका दत्त व्यास के बारे में। अंबिका दत्त व्यास पावस 50 सुकवि सत्सई, हो होरी, कंसवध, बिहारी बिहार, गद्य काव्य मीमांसा, शिवराज, विजयम, आश्चर्यवृतांत, जटिल वणिक, भारत धर्म। इनके बारे में कुछ कहा गया है। अंबिका दत्त व्यास के बारे में, ये संस्कृत और हिंदी के अच्छे विद्वान थे। ये पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका के संपादक भी माने जाते हैं, ठीक है। पीयूष प्रवाह पत्रिका के बालकृष्ण भट्ट रचनाएं हैं इनकी, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कई बार पूछा गया इनकी रचनाओं के बारे में। कलिराज की सभा, बाल विवाह, चंद्रसेन रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, ये उपन्यास है। और 100 अजान एक सुजान, ठीक है, ये उपन्यास है इनका। कलिराज की सभा, बाल विवाह, चंद्रसेन रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी। इनके द्वारा 1877 में हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका निकाली गई जो इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। ये भारतेंदु मंडल के कवियों में सबसे वरिष्ठ लेखक माने जाते हैं, है ना। भारतेंदु युग के कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि यानी लेखक माने गए हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट।
आगे है राधा कृष्ण दास, भारत, बारहमासा, देश दशा, महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, पृथ्वीराज प्रयाग, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, देख लीजिए आप राधा कृष्ण दास की। लाला श्रीनिवास, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। परीक्षा गुरु, ठीक है ना, ये इनका ही ये उपन्यास है। तो परीक्षा गुरु है आचार्य शुक्ल ने 1882 ईस्वी में रचित इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, जो कि इनके द्वारा लिखा गया है, इनके द्वारा लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। और प्रहलाद चरित है, तप्ता संवरण है, रणधीर प्रेम मोहिनी है। तो ये इनकी रचनाएं हैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रहलाद चरित, ठीक है, तप्ता संवरण, और क्या है, रणधीर प्रेम मोहिनी, और परीक्षा गुरु। फिर है राधाचरण गोस्वामी, इनके द्वारा जो भी यहाँ पर देख लीजिए नाटक है, उपन्यास से नाम दिया गया है, आप देख सकते हैं। बाल मुकुंद गुप्त, इनसे पूछा गया बहुत क्वेश्चन, ठीक है ना। इनका जन्म स्थल है रोहतक है हरियाणा में, ग्राम है गुड़ियाना। और इनकी रचनाएं हैं शिव शंभु के चिट्ठे, खत और चिट्ठे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों व्यंग्यात्मक लेख हैं, और इनका संपादन जो है, संपादित कहाँ छपा, संपादन तो इनकी मतलब ये जो रचनाएं हैं कहाँ छपी हैं, भारत मित्र में छपी हैं। ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की योजक कड़ी माने जाते हैं। मतलब भारतेंदु युग और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की योजक कड़ी कौन माने जाते हैं, बाल मुकुंद गुप्त। और अन्य रचनाएं देख लीजिए आप, तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जानेंगे। तो ये लल्लू लाल जी की रचनाएं हैं, प्रेम सागर, असदल मिश्र की, और अन्य रचनाएं भी हैं, देख लीजिए। प्रेम सागर हैं लल्लू लाल की, और उसके बाद सिंहासन बतीसी, बेताल पचीसी, शकुंतला नाटक, माधव नल, राजनीति, ब्रज भाषा, व्याकरण, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका, सदल मिश्र की रचना है नासिकोपाख्यान या चंद्रावती, रामचरित, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे तो बहुत है, इतना आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है मुंशी सदा सुखलाल का सुख सागर है। उसके बाद शुक्ल जी ने इनकी भाषा को पंडिताओं की भाषा कहा है, किनकी भाषा को, मुंशी सदा सुखलाल नियाज की भाषा को पंडिताऊपन की भाषा कहा। ये उर्दू में निसार उपनाम से रचना कार्य करते थे। सुख सागर विष्णु पुराण पर आधारित गद्य रचना है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। सुख सागर जो है सैयद इंशाअल्लाह की रचना है, रानी केतकी की कहानी, उदय भानचरित, ये मैं बता चुका हूँ ये सारी बातें, ठीक है, ये सारी बता चुका हूँ मैं आपको। चलिए तो चलता हूँ मैं।